अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। जिन लोगों ने 80 की दहाई के आखिर के अंदर अपनी टीन एज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्हें यकीनन माहनामा आँख मचोली बखूबी याद होगा। आज हम आपकी मुलाकात माहनामा आँख मचोली के रोही रवां और पहले एडिटर सलीम मुग़ल साहब के साथ करा रहे हैं। सलीम मुग़ल साहब का तारुफ काफ़ी तवील है, लेकिन अगर मुख्तसरन उन्हें बयान किया जाए तो उन्होंने आँख मचोली की इदारत के अलावा PTV में रहे, उसके अलावा यूनिसेफ के साथ खिदमत अंजाम दी, उसके अलावा हमदर्द फाउंडेशन में खिदमत अंजाम दी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा वो माशाल्लाह 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उसके अलावा कुछ किताबें उनकी इसी साल में मुतवक्के हैं कि वो पब्लिश होंगी। आजकल वो जूम इन कम्युनिकेशन के नाम से एक इदारा चला रहे हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं सलीम मुग़ल साहब के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आँख मचोली से ही शुरू करते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आँख मचोली का। और आँख मचोली के पीछे क्या सोच थी, क्या आइडिया था और कैसे उसने मकबूलियत की मनाजिल तय की इतने कम वक्त के अंदर? देखें, माहनामा आँख मचोली जो है वो बेसिकली हमारे दोस्त हैं ज़फ़र महमूद शेख, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हुआ करते थे। तो ये उनका ड्रीम था। तो उन्होंने इस मैगज़ीन मुझे कहा कि आओ बच्चों के लिए एक मैगज़ीन शुरू करते हैं। मैं उससे पहले बच्चों के लिए एज सच कोई मेरा काम नहीं था, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता था, मैं कहानियाँ बहुत पढ़ता था और एक्टिविटीज़ में बहुत रहता था। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कुछ नाम सोचो और आ जाओ। तो मैंने नाम सोचा और आँख मचोली नाम मुझे भी अच्छा लगा। मैंने जिन दोस्तों से पूछा उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और ज़फ़र साहब को भी अच्छा लगा, तो हमने बिस्मिल्लाह कर दी। अच्छा, आँख मचोली इस एतबार से बड़ा अहम पर्चा है कि उसने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की और इसने बहुत अच्छे लिखने वाला पैदा किए। और मैं आपको ये बताऊं, जब हमने मैगज़ीन शुरू किया तो मैं एक बात पे जोर देता था कि लिखने वालों को अच्छे पैसे दिए जाएं। तो मुझे कहा जाता था मैनेजमेंट की तरफ से कि पैसे तो जंग अखबार भी नहीं देता, पैसे तो फलां भी नहीं देता है, हम क्यों दें? मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब हम पैसे देंगे तो हमें कितना अच्छा लिखने वाले मिलेंगे और हम अपने मैगज़ीन को कहाँ से कहाँ ले जा सकेंगे। और बहरहाल मैंने अपना मुतालबा मनवाया और आप सोचें, मैं आपको बात बता रहा हूँ 85 की, कि हम मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000 रुपए पेमेंट करते थे, जिसकी मिसाल किसी अखबार रसाले किसी में नहीं मिलेगी आपको। आज भी नहीं होती शायद। आज भी याद ना देते हूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इतने अच्छे लिखने वाले पैदा हुए। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका से मुबशर जैदी ने किया, जो 100 लफ्ज़ी कहानी इनकी बड़ी मशहूर है। तो उन्होंने अपने जो इंट्रो दिया और जो इब्तदाई बातें की उसमें कहा कि मैं जो आज लिखता हूँ और बोलता हूँ तो मैं इसका क्रेडिट आँख मचोली को देता हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से उसका रीडर था। और ये इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, जो एक अखबार में स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो अपनी किताब मुझे देने आया और कहेंगे सर पहला मजमून मैंने आँख मचोली में लिखा, उसके बाद के मज़ामीन आप एडिट करके लगाया करते थे। मैं तो कहने का मतलब ये है कि आज इतनी गवाहियाँ आती हैं कि जिन बच्चों ने उसमें शिरकत की, लिखा, पढ़ा, उनमें से बड़ी तादाद अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे राइटर की हैसियत से आगे आई। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, आँख मचोली के बड़े यूनिक मौज़ूआत होते थे, ये आपको पता होगा। ख़ास नंबर, दिल दिल पाकिस्तान नंबर, खौफनाक नंबर, शरारत नंबर और इस तरह के इजादात नंबर। और हमारा हर नंबर एक यूनिक नंबर होता था, इसकी वजह से भी उसको बड़ी शोहरत मिली। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ तहरीरें फ्रेश होती थी, लिखने वाले अच्छे होते थे, उनको पेमेंट जाती थी, वो भी दिल से मेहनत से लिखते थे, तो मेरा ख्याल उस रसाले ने बड़ा मेयार बनाया। और बदकिस्मती रही कि 10 साल बाद कुछ वजूह ऐसी हुई कि उस पर्चे को बंद होना पड़ गया, लेकिन उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। उसके अंदर आपने फोकस जो है टीनेजर्स को रखा हुआ था। जी बिल्कुल। तो इसकी कोई खास वजह थी या ये वक्त के साथ ये बन गया ऐसा? छोटा बच्चा हमारे यहाँ बाहर नहीं है और उसको थोड़ी सी, ज़्यादातर आबादी तो मुतवसत या गरीब है ना, तो उसको जो थोड़े से पैसे मिलते भी हैं खर्ची के, तो वो उसमें ठेले से कुछ चीज़ लेके खाना चाहता है, कुछ च्युइंगम, कोई चिप्स, कोई और चीज़, तो वो रिसाले की अय्याशी नहीं कर सकता है। बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जो रिसाले की अहमियत को जानते हैं और वो तो
हम उनको खरीद के दे सकते थे, लेकिन छोटा बच्चा कभी भी अच्छा बायर नहीं है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, तो इसलिए हमने छोटे बच्चे को टारगेट नहीं किया था। अलबत्ता मेरा ये शौक यूनिसेफ के साथ पूरा हो गया था, क्योंकि उसका सेल का मामला नहीं था, वो तो फ्री था। तो वहाँ हमने अलिफ उजाला के नाम से एक मैगजीन शुरू किया, और वो बहुत ही खूबसूरत मैगजीन था, भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो छोटे बच्चों के लिए था। और उसकी देखा देखी पे उसकी कॉपी भी हुई, पाकिस्तान में बहुत से मैगजीन शुरू हुए। तो मेरा ख्याल एक रीजन ये भी था, और दूसरा रीजन ये था कि याद रखें दुनिया भर में टीनेजर्स टारगेट होते हैं, क्योंकि ये इस उम्र का जहन वो जहन होता है एब्जॉर्बिंग माइंड जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ों को कबूल करता है, और न सिर्फ कबूल करता है बल्कि अपनी हार्ड डिस्क में सेव भी कर लेता है, और टाइम आने पे उसे इस्तेमाल करता है। तो इससे अच्छी एज हो नहीं सकती। तो हम कहते तो थे कि बच्चों का मैगजीन है, लेकिन बेसिकली वो था। हाँ, तो इतनी मकबूलियत के बाद और इतनी पजीराई के बाद क्या ऐसी वजूहात हुई कि उसे बंद करना पड़ा? हाँ, मेरा ख्याल है नॉट टू बी डिस्कस, ये जो हमारे फाइनेंसर थे उनके कुछ इंटरनल इश्यूज हुए। अच्छा। उनके इंटरनल इश्यूज हुए, उनके बिजनेस में, उसके बंटवारों में, उसमें कुछ ऐसे मसाइल खड़े हो गए थे। बड़ा जबरदस्त माहनामा हमारा जो है ना, हाँ, वो खत्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं, बहुत तकलीफ, बहुत मुझे आज तक अच्छा सर, आज अगर आपसे हम ये पूछें कि यार आप जो आज माहनामे या जराइद निकल रहे हैं उनमें जरा 1 2 3 कर दें, कौन सा नंबर 1 किस जरीदे को आप कहेंगे कि यार ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है? देखें, मैं 2 पर्चों को हमेशा टॉप पे रखूंगा, उसकी वजह उनकी इस्तकामत है। हमदर्द नौनिहाल है, जो 1953 में हकीम सईद ने शुरू किया था, और तालीम और तरबियत है जिसे फिरोज संद वालों ने शुरू किया था कम बेश इतना ही पहले। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि चीज़ों के नताइज उस वक्त निकलते हैं जब वो इस्तकामत के साथ एक तवील फासला, तवील वक्त तय कर लें। तो चूंकि इन माहनामों ने, आप सोचें ना, 53 से लगाएं तो ये आज अराउंड 70 साल के करीब जाकर बनते हैं, 65 से ज़्यादा 70 के करीब बनते हैं। तो इतने अरसे में हम दावा कर सकते हैं कि 3 से 4 नस्लों ने तो इसको बाकायदगी से पढ़ा। मैं गुज़श्ता दिनों अपनी एक दोस्त की मरहूमा वालदा को देखने हॉस्पिटल गया, तो उनके सराहने नौनिहाल रखा हुआ था। तो मैंने समझा कोई बच्चा इधर आया होगा या आता होगा या उसको देंगी, तो मैंने उनसे पूछा ये रसाला किसके लिए है? लेकिन अम्मी के लिए, अम्मी जब बच्ची थी वो सबसे पढ़ती हैं और आज तक पढ़ती हैं, और वो हॉस्पिटल में उनके सराहने मौजूद है। ये 2 लेजेंड्स हो गए जी। इसके बाद कोई आप, लेकिन उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा साथी को। साथी गो एक नजरियाती टीम का पर्चा है, और उसको इसके कारकुन जो हैं वो तैयार करके, लेकिन वो बड़ी डेडिकेशन से उन्होंने काम किया है, और बड़ा काम किया है उन्होंने। और सिवाय इसके कि मुझे कंटेंट और लेआउट पे थोड़े इख्तलाफ उनसे रहते हैं, इसको यूं कर लें, लेकिन उन्होंने भी जिस मेहनत से और बेलॉस, उनको इसलिए कहूँगा वो कमर्शियल मैगजीन नहीं है, जितना मैगजीन पर पैसे खर्च आते हैं वो चाहते हैं निकल आए, लेकिन वो कमाना नहीं चाहते उससे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, साथी ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर 2 मैगजीन और यहाँ आए हैं, और मैं अभी थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताऊंगा। वो कोई बाहर से फॉरेन फंडिंग है, लेकिन पाकिस्तानी है, जिन्होंने पाकिस्तान में 2 बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। मैं विशाइन का जिक्र कर रहा हूँ, और उन्हीं का एक उर्दू मैगजीन भी है जी बिल्कुल। मैं उसके बल्कि एडिटर बोर्ड में भी हूँ, और वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मौजू है, कलरफुल है, कंटेंट अच्छा है, थोड़ा सा अपने नजरियात से, अपनी फिलॉसफी से, पाकिस्तान से, अच्छे मैनर से बच्चों को जोड़ा हुआ है उन्होंने। सही। गुड मैगजीन। अच्छा सर, अब ये हम बच्चों के या टीनेजर्स के जो मैगजीन्स देखते हैं, महसूस करते हैं कि मौजूद है मार्केट में, लेकिन जो एज जवानों की कहलाएगी, या अगर मैं इसे स्पेसिफिक करूं 16 साल या 18 साल से लेके 24-25 साल तक के, उसका कोई जरीदा, कोई मैगजीन हमें नजर नहीं आता। क्या वजह है? पब्लिशर्स ने उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं की? क्या उसके अंदर कोई मुनाफा नहीं है, या कोई उसके अंदर चार्म नहीं है? क्या वजह रही इसकी? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इस एंड पर हमसे कुछ गलती हुई है, और शायद उस गलती की वजह ही से ऐसा होता है कि जो हमारा ये ग्रुप है जो आपने अभी बताया 15-16 से 20-24-25 तक का, आपको हैरत होगी कि ये भी बच्चों के रिसाले पढ़ता है। बिल्कुल। हमें जो फीडबैक मिलता है, हम जब इनके खुतूत देखते हैं या इनसे मिलते हैं, तो हमें हैरत होती है कि इनमें ना कोई बच्चा है, और बल्कि बहुत से टीनेजर भी नहीं है, बड़ी उम्र के हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं कोई खला मौजूद है, तभी ये पढ़ते हैं।
अच्छा, इसके अलावा भी एक बात है, चूंकि वो पढ़ते हैं और ये रिसाला बनाने वालों को, तैयार करने वालों को पता है कि ये एज ग्रुप पढ़ता है, तो हमारे तमाम बच्चों के रसायल में एक बड़ा ज़बरदस्त तजाद है। तजाद ये है कि टाइटल पे तो आपको मिल जाएंगे चूहे और टिड्डे और गुलहरी और मिकी माउस और मिनी माउस, बच्चों के जो करैक्टर्स हैं, लेकिन जब आप तहरीर पढ़ेंगे तो वो तहरीर छोटे बच्चे की नहीं होगी, वो तहरीर निस्बतन बड़े बच्चे की होगी, उसका उसलूब चेंज होगा। और हमारे यहाँ बहुत से लिखने वाले ये गलती भी कर रहे हैं कि वो इसमें किसी कहानी में बच्चे का करैक्टर डाल के समझते हैं वो बच्चों की हो गई है। तो इस तरह बच्चे डालने से तो बच्चों की नहीं होती ना, बच्चों का तर्ज तहरीर भी चाहिए, बच्चों की वोकैबुलरी भी चाहिए, बच्चों का अंदाज़े बयां भी चाहिए। समझ तो आए कि मैं हाँ, तो बच्चा पढ़ तो लेता है और पढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं मैसेजेस उससे स्लिप हो जाते हैं किसी मुश्किल लफ्ज़ की वजह से, किसी मुश्किल फ्रेज़ की वजह से, किसी शकील जुमले की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और बहरहाल मैं उस एज ग्रुप के लिए एक रिसाले की अहमियत को महसूस करता हूँ, और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि मैं ही पहला आदमी हूँ जो मैगजीन लेके आऊँ। अल्लाह का। इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस होते हुए इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो रही, क्या वजह, इसको किस तरीके से देखेंगे आप? वो मेरा ख्याल है, मैं इसका बहुत बड़ा रीज़न एजुकेशन में कमी को करार देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं अपने लोगों को ना। अब आप दावा तो करती है हुकूमत हम 50% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है, लेकिन हम लिटरेसी की तारीफ अगर सुने जो गवर्नमेंट करती है तो वो भी बड़ी तकलीफ दे है कि अपने दस्तखत कर लेता हो, अखबार की हेडलाइन पढ़ लेता हो और बुनियादी हिसाब कर लेता हो। तो ये अगर लिटरेट है और इस लिटरेसी को आप 50% से ऊपर ले गए तो फिर तो मैं माजरत ही चाहता हूँ, वो क्या रिसाले पढ़ेंगे और क्या किताबें पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर हमने अपने लोगों को एजुकेट कर दिया होता तो आज हमारे रसायल, हमारी किताबों की सेल, हमारे मौज़ूआत, हमारे डिस्कशंस, हमारे सेमिनार, सब चीज़ बदल चुकी होती। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी काफ़ी काम किया और इसकी जो ऊंच नीच को जानते हैं। जब हम पीटीवी देखा करते थे अपने बचपन के अंदर, तो पीटीवी में बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्राम आते थे, क़िरात भी आती थी, म्यूजिकल प्रोग्राम भी आते थे, इवन बच्चों के ड्रामे भी आते थे। लेकिन अब इवन पीटीवी पे भी और जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने इस सेगमेंट को बिल्कुल छोड़ दिया है और उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं आता। उन्होंने सारा का सारा, जो मेरा ख्याल है मलबा मैं कहूँगी एक चीज़ है, उन्होंने कार्टून नेटवर्क के हवाले कर दिया। तो इसकी क्या वजह है, उन्होंने इस सेगमेंट को क्यों छोड़ा हुआ है? देखिए, हमारी जब भी बात हुई है चैनल्स के जिम्मेदारान से, तो चूंकि वो एक बेतकल्लुफ़ी के माहौल में बातें होती हैं तो वहाँ वो इस लहजे में जवाब भी दे देते हैं। तो अक्सर ने मुझे ये कहा, मियाँ बच्चों का प्रोग्राम बिकता नहीं है, जो बिकेगा नहीं वो चलेगा नहीं। आप सोचें ये कितना सफ़ाकाना जवाब है कि जो बिकेगा नहीं वो चलेगा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आप अपनी जुमला सलाहियतें, जुमला वसाइल तज देते हैं उस बच्चे पे कि किसी तरीके से ये बच्चा एक आउटस्टैंडिंग बच्चा बनकर बड़ा हो, तो एक नेशन के लिए, घर के लिए, सबके लिए एक होप बड़ी हो जाएगी ना। तो हैरत है कि इदारे इस तरह नहीं सोचते। अगर हम अपने बच्चों पर खसारे भी उठाएंगे, नफ़ा तो छोड़ दें, तो अल्टीमेटली तो खसारा नहीं है ना, अल्टीमेटली तो ये इससे बड़ा नफ़ा क्या होगा। तो देखें ना, जिंदा कौमें क्या करती हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, आपने वो देखा जापानियों का, सोशल मीडिया पे भी चला, आपने देखा होगा कि वो जापान के एक शहर से ट्रेन चलती थी और एक बच्ची को लेकर चलती थी। तो उस पर रेलवे के कुछ लोगों ने रिपोर्ट दी कि एक बच्ची की खातिर इतना खर्चा करते हैं, और तो उस पर फिर उन्होंने उसका सर्वे किया कौन है क्या है, जाकर मालूमात की, तो पता चला ये बच्ची स्कूल जाती है। जवाब क्या आया रेलवे मैनेजमेंट का? उनका जवाब आया, जब तक बच्ची स्कूल जाती रहेगी ट्रेन बंद नहीं होगी। और यहाँ हम एक प्रोग्राम चलाने के लिए हम तो देखें, जिंदा कौमें इस तरह सोचती हैं। मैं कहता हूँ जिंदा कौमें सोचते ही बच्चों के लिए। आप बिलीव करेंगे कि मैं उस लम्हे पर शुक्र करता हूँ, उस लम्हे का शुक्र करता हूँ जिस लम्हे मेरी ये बात समझ में आ गई थी कि कोई करने का काम है तो बच्चों के लिए है। सही। अच्छा सर, आप यूट्यूब भी देखते होंगे, यूट्यूब के ऊपर बहुत काम हो रहा है, क्या उसके ऊपर मेयारी काम नजर आ रहा है आपको बच्चों के लिए? देखें, अब दो बातें हैं। जो तो प्रोग्राम इंटरनेशनली डिज़ाइन हो रहे हैं और जिनको बड़े ग्रुप्स कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन में तो अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उन प्रोग्रामों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके कंटेंट में ख़राबियाँ हैं। मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि बच्चों के पसंदीदा जो एनिमेशंस हैं, एनिमेशंस में ऐसा कंटेंट जा रहा है जो उनकी डायरेक्शन को मोड़ रहा है, उन्हें सेकुलर बना रहा है, उनकी अप्रोच को बदल रहा है,
उन्हें अपनी वैल्यूज से दूर ले जा रहा है, तो ये खतरात हैं बड़े। तो और ज़ाहिर है उनके वसाइल बड़े हैं, उनकी मनसूबाबंदियाँ बड़ी हैं, उनकी सोच का कैनवस बड़ा है, जिस एरिया में वो एप्लीकेशन होती है उनकी वो एरिया बहुत बड़ा है। तो वो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो नई नस्ल बड़ी हो रही है और आपके इंग्लिश स्कूलों से बड़ी हो रही है, तो कदरों से दूर हो रही है, वैल्यूज से दूर हो रही है, लेकिन जुबान से दूर हो रही है। लेकिन तो माँ बाप पैदा होते ही बच्चे के हाथ में यूट्यूब पकड़ा देते हैं, तो उसके लिए कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट है कि यार बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए, बच्चों के लिए कुछ किया जाए? देखें, वो मेरी तरह के कमज़ोर लोग रोना रोते रहते हैं, हर फोरम पे जहाँ मौका मिलता है वो जाकर बताते हैं इसकी अहमियत को समझें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देखें, इनफरादी तौर पर या चंद फैमिलीज़ की लेवल पर तो कोई भी काम हो सकता है, या एक ग्रोह या एक इदारा कुछ कर सकता है, लेकिन जब मामला करोड़ों का हो और पूरी कौम का हो और पूरी मिल्लत का हो, तो फिर हुकूमतों को आगे बढ़कर ऐसे फैसले करने चाहिए कि जिसके नतीजे में बच्चों के लिए बड़े काम शुरू हों। तो अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि अगर इमरान खान एक तहरीक के अलंबरदार हो जाए कि हम सब ने बच्चों के लिए काम करना है, और वो कुछ दिन यही इस पे तकरीरें करें, इस पे बोलें, इस पे लिखें, इस पे इदारे बनाएं, आप देखिएगा उनको फॉलो करते हुए कितने सैकड़ों इदारे बन जाएंगे। तो जो लेजेंड्स हैं, जो लीडर्स हैं, पहल उनको करनी पड़ेगी, और हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप जो मेरी गुफ्तगू है, दरअसल आप बच्चों के हवाले से ही तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है आपका। और जो लोग इसका इदराक रखते हैं कि काम तो बच्चों ही पे करना है, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर ग्रुप पे जवानों के ग्रुप पे आ जाएं, अगर दोबारा वापस 16 से 24 साल तक के, तो पाकिस्तान में उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, लड़के खुद कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया से उसे कंपेयर करें तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ, यूथ आगे बढ़ी, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स ने बनाया, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, उन्होंने कंपनियां बना ली, उन्होंने अब वेब सीरीज बना रहे हैं, बाकायदा इदारे बना लिए उन्होंने। लेकिन हमारे जो लड़के हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों पीछे रह गए इस लिहाज से कि वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आ सके, उस वेब सीरीज और उस चीज के ऊपर नहीं आ सके? अच्छा, इंडिया के हवाले से एक तो बात मैं आपको ये बताऊं कि हम कराची यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन लेकर इंडिया गए थे, और हमने कोई 20-22 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ विज़िट की थी, इदारे विज़िट किए थे, बच्चों के इदारे विज़िट किए थे इंडिया में। हमारा बड़ा तारीख़ी ट्रिप था। मैं जहाँ तक समझ सका हूँ, इंडिया पर एक बहुत बड़ा एहसान केरला और साउथ इंडिया का है, जिसने आईटी में सबसे पहले काम शुरू किया, और आईटी में इंडिया को बहुत आगे ले गए वो। अच्छा, इंडिया को न सिर्फ बैरूनी दुनिया में आगे ले गए, बल्कि ख़ुद इंडिया में उनकी जो नई नस्ल उठी, तो वो भी उनके आईटी प्रोग्राम से और कंप्यूटर प्रोग्राम से और मुस्तकबिल के जो फ्यूचर विजन प्रोग्राम होते हैं वो उनसे मुतासर हुए। तो फिर अच्छा, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है। तो जहाँ आबादियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ के बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैसेज किसी तरह उनके दिमाग में पहुँच जाता है कि तुम्हारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है अगर बहुत अच्छा नहीं पढ़ोगे, बहुत अच्छा कुछ नहीं करोगे। तो फिर वो छोटी उम्रों में पेरेंट्स उनको तवज्जो देते हैं, वो मेहनत करते हैं, और वो जब तक यूथ के एज ग्रुप में पहुंचते हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे बन चुके होते हैं। हमारे यहाँ आउटस्टैंडिंग बच्चे कम हैं, कुछ हैं तो शहरों में हैं, और देहातों में अभी नहीं है, और हमारा देहात बड़ा है, शहर छोटे हैं। तो ये मसले मसाइल हैं। मैंने कहा कि मसलों का हल अपनी नस्लों को पढ़ा देने में आपकी ना इजाज़त नहीं देता होगा टाइम ड्यूरेशन, वरना एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करूं। मुझे ये जमीलुद्दीन आली साहब ने खुद बताई, मेरी आली साहब से बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, दोस्ती थी मैं तो कहूँगा। तो आली साहब एक दफ़ा कहने लगे कि मैं भुट्टो साहब के साथ चीन गया था, और वहाँ मैंने जब हम जा रहे थे, मैं सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा था, तो हमें कहा गया कि जब माओ ज़ेतुंग साहब आएंगे तो आप उनसे सिर्फ हाथ मिलाइएगा, कोई बात नहीं कीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है जी। लेकिन हमने देखा कि माओ साहब तो जिसका हाथ पकड़ते हैं छोड़ते ही नहीं, यूं हिलाते रहते हैं। तो मैंने कहा कि व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये तो इतना टाइम लगाते हैं वो, मैं एक सवाल कर लूँगा। तो वही हुआ कि जब माओ ने आली साहब का हाथ पकड़ा और हिलाना शुरू किया, तो उनके साथ एक खातून थी, तो माओ साहब ने उनसे कहा कि मुझे माओ साहब से ये पूछ के बताएं कि इस अरसे में ऐसा कौन सा एक बड़ा काम कर लिया है इन्होंने जिस पे ये बहुत मुतमईन हो। तो वो उन्होंने ट्रांसलेट करके उनको बताया, और फिर माओ साहब ने उसको अपनी ज़ुबान में बताया। तो वो खातून कहने लगी, माओ साहब कहते हैं हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, अब दुनिया एक नया चीन देखेगी। सही, देखें ये है विजन, ये वो 70s की बात, ये वो 70s की बात है। आज आप उस चीन को देख रहे हैं।
है ना। आप बिलीव करें, मैं तो इस मामले में इतना एक्सट्रीमिस्ट हूँ सलाउद्दीन साहब, मैं कहता हूँ सड़कें ना बनाओ, कुछ ना बनाओ, सब बर्दाश्त करेंगे, पाकिस्तान का एक बच्चा भी ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाता हो, हर काम छोड़ दें, है ना, हम इसके लिए तैयार हैं। ब्रिज ना बनाओ, कुछ ना करो, लेकिन दर्सगाहें बनाओ, बच्चों को पढ़ा दो अच्छी क्वालिटी के साथ। अच्छी क्वालिटी, जो दर्सगाहें हैं वो भी तो बर्बाद हो गई हैं, क्वालिटी टीचर नहीं है आपके पास। इसी तरफ आपका एक जिंदगी का बड़ा अरसा जो है वो तालीम और तदरीस में गुजरा। इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप की बड़ी बात होती है, क्या शोबा इब्लाग आमा में भी ये गैप मौजूद है? क्या आप पढ़ाते कुछ हैं और जब फील्ड में बच्चा जाता है तो उसके करने का काम कुछ और होता है? क्या आपने इस गैप को महसूस किया या नहीं है वहां पे ऐसा? देखिए, हमारे जो निसाब की तैयारी के लिए जो कमेटियां बनती थी, जो बोर्ड था, उसमें हम फील्ड से लोग लेते थे। तो जब वहाँ गुफ्तगू होती थी तो उनका ये शिकवा होता था कि जो हमारी डिमांड है या जो हम चाहते हैं बच्चे को आए, अक्सर बच्चे वो नई थ्योरियाँ सीख कर आ जाते हैं, करके आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर इसका नतीजा ये होता था इन डिस्कशन का कि हम वो कंटेंट शामिल करते थे निसाब में, तो निसाब इम्प्रूव तो हुए हैं। और मास कम्युनिकेशन से अब हम ये नहीं कह सकते, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फाइनल ईयर में वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों से मैं मुतमईन नहीं हूँ। सिफारिश पे लोग आ जाते हैं, फैसिलिटीज पूरी नहीं दी जाती, जो भी लोग नौकरी करते हैं उनमें ज्यादातर नौकरी कर रहे होते हैं, कमिटमेंट नहीं होती अपने काम से, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां इतना नहीं दे पाती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियां फिर भी कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं। दूसरी बात बड़ी ये हुई पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से बताऊं कि हमने पता नहीं किस साजिश के तहत या किस माइंडसेट में जाकर हमने 100 से ज्यादा चैनल तो बना लिए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इस 100 चैनल को कौन देखेगा, उन्हें हमें किस तरह टारगेट करना है, इसके पीछे बेस्ट प्रोफेशनल्स की टीम कैसे आएगी। तो फिर अब यह हुआ कि फाइनली टीवी चैनल्स पे ये होने लगा, ये देखिए मीडिया ही की बात कर रहा हूं मैंने, तो ये होने लगा कि टीवी चैनल्स के मालकान नए मुलाजमीन से कहते थे, मियाँ थूक में पकोड़े तलने आते हैं, जाओ खुद भी कमाओ, हमें भी कमा के दो। तो क्या हम इसे मीडिया कहते हैं? क्या ये हमारा टारगेट था? तो ऐसे में तो फिर ब्लैकमेलर पैदा होंगे, है ना, हमें पैसे दे दो वरना हम ये कर लेंगे, ये कर दो वरना ये कर देंगे। और आपको भी पता है ऐसे लोगों की बड़ी तादाद आई जिन्होंने माल बनाया, लेकिन जिन्होंने सोसाइटी की खिदमत नहीं की, जिन्होंने यूथ को और बच्चों को टारगेट नहीं किया। अलमिया है। अच्छा सर, अब आखिर इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम करने से पहले ये बताइए कि जूम इन कम्युनिकेशन क्या कर रहा है और आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? देखें, जूम इन ये हमने बहुत पहले एक छोटा सा इदारा बनाया था और हम इसको मीडिया कंसल्टेंसी का इदारा कहते थे, क्योंकि हमने तो जो लिखा पढ़ा सीखा वो मीडिया में ही सीखा। तो उसमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हमारा फोकस होती थी, पब्लिकेशंस हमारा फोकस होती थी और हमने काफ़ी काम किया। लेकिन फिर बीच में हमने बावजूद इस इदारे को वाइंड अप कर दिया और मैंने हकीम सईद साहब का इदारा ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर प्रोग्राम एंड पब्लिकेशंस। मैं नौनिहाल का भी एडिटर था, हमदर्द सेहत का भी एडिटर था। और लेकिन ये फिर कोरोना के दिनों में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैंने उस इदारे को छोड़ दिया। तो लेकिन जब छोड़ दिया तो मैं फारिग तो नहीं रह सकता था। मसला ये नहीं था कोई इनकम या पैसों का, क्योंकि वो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं अच्छी पेंशन भी लेते हैं, बच्चे भी अल्लाह ताला ने अच्छी पोजीशन से काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया हुआ। लेकिन मसरूफ रहना जरूरी है। आप मसरूफ नहीं रहेंगे ना तो आप बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। मैं उस दिन महातीर मोहम्मद का एक जुमला मैंने पढ़ा उनके इंटरव्यू में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक मशवरा दिया है कि जैसे ही रिटायर हो अपने रूटीन के काम को बढ़ा दो। तो हम ऐसे कितने लोगों को देखते हैं, डॉक्टर सलीम सिद्दीकी को और कितने लोगों को, कि ये जो सेंचुरी को जाके टच कर रहे थे और काम करते थे और हैरत है कि खड़े होकर काम करते थे, रात 9 बजे तक काम करते थे। कैसे करते थे पता नहीं जा। तो मैंने जूम इन को फिर असर नो जिंदा किया है और अब हम इसमें कोविड के दिन है तो इसलिए हम ऐसे प्रोजेक्ट कम लेते हैं जिसके लिए हमें ज्यादा बाहर घूमना पड़े, थोड़ा डर लगता है। हालांकि मुझे कोविड हो चुका है और मैं ठीक भी हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और वैक्सीन भी लग गई है,
लेकिन फिर भी अभी एक हेजिटेशन थोड़ी है। तो अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मेरे पास 3 किताबें बाहर से आई हुई हैं, अमेरिका से, जापान से और एक और अमेरिका से, और इसी तरह 5 मेरी अपनी किताबें जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये 8 किताबें बहुत होती हैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। तो मैं आजकल 8 किताबों पे काम कर रहा हूँ। लेकिन किताबें कब तक एक्सपेक्टेड हैं कि मैंने 26 अक्टूबर की डेट अपने आप को दी है, ये मेरी सालगिरह का दिन है। और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने आप को 5 किताबों का तोहफा दूं, और अल्लाह करे। काफी काम हो गया। अब मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बदली है। अब मई से एक किताब फिनिश होती जाएगी। मई में एक किताब फिनिश होगी और प्रेस जाएगी, जून में किताब फिनिश होगी और प्रेस जाएगी। इसी तरह तीसरी चौथी 5 महीनों में 5 किताबें चली जानी चाहिए। अल्लाह मेरी मदद करे। चल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये गपशप पसंद आई होगी और सलीम मुगल साहब की बातचीत से आपने इस्तेफादा किया होगा, और उम्मीद है कि आप अब तक राब्ता टीवी को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।